हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ स्टार्ट किया था और हम फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ नाउन को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे। The high school graduate accepted the diploma. The high school graduate accepted the diploma proudly. It means कि जो हाई स्कूल ग्रेजुएट है उसने अपना डिप्लोमा बहुत ही प्राउडली एक्सेप्ट कर लिया. She had worked hard for it. देखो, फर्स्ट तो हमने किसकी बात की? हाई स्कूल ग्रेजुएट की. लेकिन जब फुल स्टॉप के बाद में हमने उसको शी से रिप्रेजेंट किया. शी किसको डिनोट कर रहा है? इसी हाई स्कूल ग्रेजुएट को. हमने बार बार हाई स्कूल ग्रेजुएट लिखने की प्लेस पे एक वर्ड का यूज़ कर लिया, दैट इज़ शी. हाई स्कूल ग्रेजुएट यहाँ पे नाउन था, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन थी, बट शी जब नाउन के प्लेस पे आ गया तो शी की पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गई प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि जब हम नाउन के प्लेस पे किसी वर्ड का यूज़ करते हैं उसी चीज़ को हम प्रोनाउन बोल देते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हरी इज़ माई फ्रेंड. हरी इज़ माई फ्रेंड. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ही इज़ वेरी काइंड. सेकेंड सेंटेंस में मैंने लिखा हरी के बारे में बात की कि हरी जो है वो मेरा दोस्त है. फुल स्टॉप. ही इज़ वेरी काइंड. किसके बारे में बात हो रही है? हरी. और हरी को बार बार लिखने के बजाय हमने हरी के प्लेस पे क्या यूज़ कर लिया? ही का. तो हरी जो था वो एज अ सब्सटीट्यूट बन गया, ही जो था वो एज अ सब्सटीट्यूट बन गया हरी के लिए. हरी के प्लेस पे हमने ही का यूज़ कर लिया. हरी हमारे लिए नाउन था और ही हमारे लिए प्रोनाउन है. नाउन एंड प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? नाउन तो सिंपली नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट जब हम नाउन की प्लेस पे किसी वर्ड का यूज़ कर लेते हैं उन वर्ड्स को बोला जाता है प्रोनाउन. प्रोनाउन की बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं. अगर हम वन बाय वन इनको देखेंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे कि प्रोनाउन की कितनी सारी टाइप्स हैं. फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आपने बहुत बार सुना होगा, जो पर्सन से रिलेट करता है. पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो अगर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन डील करता है पर्सन्स के साथ. अब इसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट जो डिफरेंस है, जो आज आपको सीखना है, वो किससे रिलेटेड है? वो केसेस से रिलेटेड है. और अब वो केसेस किस टाइप के हैं? वो केसेस हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. हम प्रोनाउन को केसेस के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं और वो केसेस बन जाते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. इसको समझते हैं. अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. सिंगुलर मतलब जब मैं एक की बात कर रही हूँ. प्लूरल मतलब जब मैं एक से ज़्यादा की बात कर रही हूँ, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट ले रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम पंखुड़ी. तो मैंने खुद को किससे रिप्रेजेंट किया? आई से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. तो जब मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, मैं एक सिंगुलर इंडिविजुअल थी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैंने खुद की बात कर ली. ठीक है. और मैं स्पीकर हूँ. सेकेंड पर्सन की बात अगर मैं करूं तो उसमें मैंने आपकी बात कर ली. यू आर गुड इन इंग्लिश. तो यू कौन है? जो लिसनर है, जो आप लोग हो, दैट इज़ यू. और अगर आप अकेले हो तब आप सिंगुलर हो. लेकिन आपको याद रखना है, यू सिंगुलर भी एक्ट करता है, यू प्लूरल भी एक्ट करता है. बट हम बेसिकली कभी भी किसी सेंटेंस में ऐसा लिखते हैं तो हम यू को प्लूरल कंसीडर करते हैं. यू आर गुड इन इंग्लिश. तो यू क्या था? प्लूरल भी. और यू क्या है? सिंगुलर भी आएगा. यू सेकेंड पर्सन है. यू आर तो हमारे पास प्लूरल की वर्ब होती है. तो हमने यू को कैसे ले लिया? प्लूरल की फॉर्म में. और उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज़ कर लिया? प्लूरल का. सेकेंड होता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होता है? जो नॉन एक्टिव है, लाइक ही, शी, इट. जब हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है और इट भी. ही होगा तो वो मेल है, शी होगा तो वो फीमेल है, एंड इट है तो हम किसी भी चीज़, एनिमल को इट से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर.
अब हमने बात की सिंगुलर की, जो फर्स्ट पर्सन थे, और उसी में अगर हम प्लूरल की बात करें, अगर एक है तो आई, अगर हम हैं हम, आज हम बहुत खुश हैं, वी आर हैप्पी टुडे, तो मैंने किसकी बात कर ली, वी की, हमारी बात कर ली। हम लोग प्लूरल हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं हमारी बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है यू एक्ट करता है प्लूरल भी। नेक्स्ट आता है दे इज़ अ थर्ड पर्सन, वो लोग, दे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिंगुलर केस, लेट्स कंसीडर सम अदर एग्जाम्पल्स। इट इज़ माइन बुक, दिस बुक इज़ माई, आवर इज़ अ ग्रेट कंट्री। जब आप इन 3 एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ माइन बुक कुछ सूट ही नहीं कर रहा, दिस बुक इज़ माई कोई सेंसिबल सेंटेंस नहीं बन रहा है, आवर इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार कुछ तो एरर है इन सब सेंटेंसेस में। सो क्या एरर है, देखिए यहाँ पे था इट इज़ माइन बुक, बुक क्या थी, बुक आपका नाउन है, बुक आपका सब्जेक्ट है, बुक आपकी नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज़ होता है, एडजेक्टिव का, बट यहाँ पे यूज़ हुआ इट इज़ माइन बुक। बट जो अगर हम बात करते हैं माइन की, तो माइन हमारे लिए एडजेक्टिव नहीं है, सॉरी माइन यहाँ पे इट इज़ माई बुक आना था, ना कि माइन बुक, बिकॉज माइन इज़ अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसके प्लेस पे आते हैं, नाउन के प्लेस पे आते हैं। लेट्स कंसीडर सेकेंड एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माई, यहाँ पे दिस बुक इज़ माई, माई तो क्या होता है, माई तो एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे बुक को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ होता है। इसका मतलब बुक से पहले जो दिस वर्ड का यूज़ हुआ वो यहाँ पे एडजेक्टिव था। अब आप यहाँ पे बता रहे हो कि ये मेरी बुक है, यहाँ मेरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दिस बुक इज़ माइन, बुक के लिए आप अपनी पोजीशन शो कर रहे हो, और यहाँ पे माई के प्लेस पे आपको यूज़ करना था माइन, दिस बुक इज़ माइन, तो एक सेंसिबल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपका अपेयर हो जाना था। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर इज़ अ ग्रेट कंट्री, आवर इज़ अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे जो एरर थी वो थी आवर्स, हमारी, दैट इज़ पोजेशन। सो पोजेसिव प्रोनाउंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो पोजेशन शो करते हैं, जो हक बताते हैं। तो आपको क्या क्लियर हुआ इन सेंटेंसेस से, इट इज़ माइन बुक, माइन यहाँ पे नहीं आना था क्योंकि माइन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है, यहाँ पे माई का यूज़ होना था। दिस बुक इज़ माई, माई नहीं, यहाँ पे माइन आना था। आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आवर्स इज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट कंसीडर करते हैं। देखिए अगर हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं ना, कोई भी अगर आप सेंटेंस को रीड करते हैं तो वो 3 चीज़ों से बना होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेते हैं, देन वर्ब लेते हैं, और प्रेपोजिशन लेते हैं, और फिर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, या मैं इसको ऐसे बोलूँ कि सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब या प्रेपोजिशन, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट ने अपना वर्ब यूज़ कर लिया, उसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना दिया, उसके बाद वर्ब और प्रेपोजिशन को अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट होती है, अपने अपने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। शी इज़ अ प्रोनाउन, ओके, likes is a verb, okay, me is a objective case। अब ऑब्जेक्टिव केस तो हमने पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव शी तो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, आप कभी भी किसी सेंटेंस को मी से स्टार्ट नहीं करोगे, आप तो शी से ही करोगे। और अगर आपने ऐसा करना होता शी लाइक्स हर, हर ऑब्जेक्टिव केस आता, तो यहाँ पे बोला शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है, तो शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, एंड मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो शी ने अपना ऑब्जेक्टिव केस ले लिया। सब्जेक्टिव केस, वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्टिव केस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए,
पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे अभी, जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे, तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या शो करते हैं, वो पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पे हक की बात करते हैं, और हक किसका बात कर रहे हैं, हमारा हक। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन को लेते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का हक की बात करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। सो इट शोज पोजेशन, लाइक माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, हिज बुक, हर्स, देयर्स, उनका, अवर्स, हमारा। सो देखो, आपने, हम सब ने ना लेटर लिखा है स्कूल में। क्या लिखा है लेटर के, हम लास्ट में लिखते थे योर्स फेथफुली। ठीक है, अब जब आप योर्स फेथफुली लिखते थे, तो एक दिन आपको अचानक से बोल दिया गया कि योर्स का यूज़ आप नहीं करोगे, एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ आप नहीं करोगे, तो आपने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, योर्स। ठीक है, योर्स सिंसियरली। ठीक है, बट हम सब ने ऐसा किया है, बट कभी भी मुझे नहीं लगता कि हमने कभी अपने टीचर से ऐसा पूछा कि पहले तो हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करते थे योर्स लिखने के लिए, बट अब क्यों नहीं कर रहे। सो उसका रियल रीज़न क्या है कि प्रोनाउंस के साथ हम कभी भी एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ प्रोहिबिटेड है। एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ आता है हमेशा नाउन के साथ, और वो भी लिविंग पर्सन्स के साथ। जब भी आप लिविंग की बात करते हो, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बोलूँगी पंखुड़ीज़ लैपटॉप, मेरा है, पंखुड़ी का लैपटॉप है। ओके, अगर आप किसी की भी पोजेशन की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर मैं एक वर्ड लिखती हूँ टेबल्स, टेबल्स वुड। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल क्या है, नाउन है, बट नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे टेबल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वुड ऑफ द टेबल। सो आपने पोजेसिव प्रोनाउन में क्या याद रखना है, वो प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करते हैं, जो हक शो करते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, और इनके साथ कभी भी एपिस्ट्रोफी एस नहीं आता है। ठीक है, माई हमारे पास प्रोनाउन नहीं है, माई नेम इज़ पंखुड़ी। ठीक है, माई नेम, नेम तो सब्जेक्ट हो गया, नेम तो नाउन हो गया, तो नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो माई हमारे पास एडजेक्टिव होता है, एंड माइन हमारे पास प्रोनाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं पोजेसिव एडजेक्टिव की, तो यहाँ पे है माई, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर। ठीक है, जब देयर्स बोल दिया तो क्या हो गया, वो आपका प्रोनाउन बन गया था, बट माई, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं। हिज तो आपका प्रोनाउन में भी आ जाएगा और एडजेक्टिव में भी आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ केसेस की, देखो कंपैरिजन ऑफ केसेस को हम एग्जांपल से ही समझेंगे। शी इज़ टॉलर देन मी, देखो मैंने कंपैरिजन किया किसका, उसका अपने साथ, किस लिए कि वो मुझसे ज़्यादा लंबी है। शी इज़ टॉलर देन मी, तो कंपैरिजन के लिए तो ER यूज़ कर लिया, टॉलर वर्ड का यूज़ कर दिया। बट शी इज़ टॉलर देन मी सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम कंपैरिजन किसका करते हैं, सिमिलर चीज़ों का। अब आप बोलोगे शी और मी सिमिलर ही है, नहीं, यहाँ पे हम केसेस की बात कर रहे हैं। जो शी है, शी यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जिससे आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, और मी यहाँ पे कैसा केस है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम सेम केसेस के साथ करते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे सब्जेक्टिव केस आना था। तो शी इज़ टॉलर दैन आई। सो ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश जो सेंटेंस की बनती, वो बनती शी इज़ टॉलर देन आई। नेक्स्ट अगर हम देखें, शी डज लेस होमवर्क देन मी, ठीक है, वो मुझसे कम काम करती है, तो यहाँ पे भी शी को कंपेयर कर दिया गया मेरे साथ। ठीक है, और क्या बोला गया, दैन मी का यूज़ कर दिया, मतलब मैं अपने आप से कंपेयर कर रही हूँ, उसको कंपेयर कर रही हूँ।
शी कैसा केस है, शी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गया, और मी कैसा केस है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। बट हमारा प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, जब भी हम कंपैरिजन ऑफ केसेस करते हैं तो हम सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे। तो यहाँ मी के प्लेस पे क्या आना था, आई। शी डज लेस होमवर्क देन आई। स्पोकन में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट अब जब ग्रामेटिकली इसको देखेंगे तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, सो मैं इसको लिख भी देती हूँ कि कंपैरिजन ऑफ केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ, एंड ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के साथ। नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, क्या है, फर्स्ट इज रीना इज़ हैप्पियर, रीना इज़ हैप्पियर देन हर और शी। अब आपको ये समझ आ रहा है कि हम बोल रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं किसको, रीना को। रीना ज़्यादा खुश है किससे, उससे। रीना कैसा केस है, सबसे पहले तो केस को देखिएगा, रीना कैसा केस है, रीना यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। रीना इज़ हैप्पियर देन किससे, अगर रीना सब्जेक्टिव है तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कैसा आना था, सब्जेक्टिव केस की जैसे, क्योंकि हम रीना का कंपैरिजन कर रहे हैं और वो हम हमेशा नाम को सब्जेक्टिव ही रखते हैं ना, तो अगर सब्जेक्टिव का कंपैरिजन है तो वो सब्जेक्टिव से होगा। हर और शी में से हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है एंड शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। रीना इज़ हैप्पियर देन शी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ माई फ्रेंड गोरी। माई फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बोल दिया फ्रेंड दोस्त, गोरी नाम ले लिया, माई मेरी, कैसा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई फ्रेंड गोरी पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। इज़ नॉट गुड एट साइंस, वो उतनी अच्छी नहीं है साइंस में, एज देम और दे, जितने वो लोग अच्छे हैं। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ किसको, अपनी दोस्त गोरी को उन लोगों के साथ। देम क्या आ गया, देम, देम ऑब्जेक्टिव केस, दे दैट इज़ सब्जेक्टिव केस। तो करेक्ट इंग्लिश क्या होती है, माई फ्रेंड गोरी इज़ नॉट गुड एट साइंस एज दे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई सब्जेक्टिव केस। I am faster than he or he at swimming. Him is objective case, he is subjective case. तो यहाँ subjective case है तो comparison भी subjective case से होना था। I am faster than he at swimming. So हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने देखा कि कैसा हम कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं और प्रोनाउन के कंपैरिजन कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने जितना भी अगर ग्रामर पढ़ा है, कभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो और आप बेसिक 10 तक तो सब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते ही हैं, बट प्रोनाउन का केस क्या होता है कि प्रोनाउन थोड़ा सा एक टेढ़ा सा सब्जेक्ट है, या टेढ़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बोलेंगे, क्योंकि इसको हम याद नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स देखना, आपको ये बेसिक रूल्स प्रोनाउन के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज इसकी लगा सकते हो। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो, आपने अगर लास्ट पेपर दिया होगा, सपोज अगर आपने सुपरवाइज़र का ही JKSSB में पेपर दिया होगा, तो ईच अदर एंड वन अनदर वाला क्वेश्चन तो आया था। अब ईच अदर और वन अनदर क्या होता है, इसको आपने सिंपली याद रखना है कि ईच अदर और वन अनदर का यूज़ आपने कैसे करना है। जब आप ईच अदर का यूज़ करते हैं ना, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। ईच अदर का यूज़ होता है 2 लोगों के लिए, जब भी आप 2 की बात करते हो, ठीक है। और वन अनदर का यूज़ होता है जब आप 2 से ज़्यादा की बात करते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप 2 लोगों की बात करते हो तो आप ईच अदर यूज़ करेंगे, जब आप 2 से ज़्यादा लोगों की बात करते हो तो आप वन अनदर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द 2 सिस्टर्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 2 बहनों की। द 2 सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर और वन अनदर, जब 2 बहनों की बात हो रही है तो वहाँ पे करेक्ट ग्रामर जो आनी थी वो आनी थी ईच अदर। द 2 सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर, एक दूसरे पे वो चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज when we were kids our neighbors used to send handmade gifts to each other
स्लैश वन अनदर ऑन क्रिसमस। जब हम किड्स थे, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारे नेबर्स क्या करते थे, एक दूसरे को हैंडमेड गिफ्ट्स देते थे। किस किस को देते थे? अगर नेबर्स की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे हमारे नेबर्स हैं पर मेंशन नहीं किया कितने हैं। ऑब्वियसली अगर नेबर्स बोला है तो 2 से ज़्यादा ही होंगे। सो यहाँ पे क्या आना था? वन अनदर, क्योंकि 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। और कौन से प्रोनाउन की बात हो रही है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। बस आपको दो का ही याद रखना है। ईच अदर यूज़ होता है 2 लोगों के लिए और वन अनदर होता है मोर देन 2 पीपल्स के लिए, जब मोर देन 2 पीपल की बात होती है। नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको याद होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होते हैं? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ये एक मिरर है और इस मिरर में यहाँ पे सोनू है और वो खुद को ही देख रहा है। सो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, सोनू किल्ड सोनू। सोनू ने खुद को ही मार दिया। अब अगर मैं इस सेंटेंस को रीड कर रही हूँ ना, सोनू किल्ड सोनू, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सेंसिबल नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, सोनू किल्ड सोनू की जगह क्या यूज़ कर लिया? कुछ एक ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है। उसी वर्ड को हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ सोनू ने खुद को ही मार दिया, तो खुद के लिए क्या यूज़ हो गया? हिम सेल्फ, ठीक है। सो सोनू किल्ड हिमसेल्फ, सोनू किल्ड हिमसेल्फ, ये क्या बन गई? ये करेक्ट ग्रामर बन गई और ये करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस बन गया। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में सेल्फ का यूज़ होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि इनके लास्ट में सेल्फ वर्ड का यूज़ होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि आई का रेसिप्रोकल होता है माई सेल्फ, यू का रेसिप्रोकल होता है योर सेल्फ, वी का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ हम रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, सॉरी, वी का रिफ्लेक्सिव होता है आर सेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव होता है हिम सेल्फ, दे का और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बट आपको, मुझे पता है ये तो आपको स्ट्राइक हो ही गया होगा। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो लास्ट में, जिनके लास्ट में सेल्फ का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, अपना एक थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक क्या बोलूँ, क्या सेक्शन बोल देती हूँ, एक रूल बोल देती हूँ प्रोनाउन का। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा आया है। देखिए रूल जो है ना प्रोनाउन के, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और आप इनको देख के पहचान सकते हैं प्रोनाउन के रूल्स। बस इसको रिकॉल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप बार बार वीडियो को कंसिडर करेंगे तो मैंने पूरा का पूरा प्रोनाउन का टॉपिक इस वीडियो में कवर कर दिया है। और कल मैं इसकी एक एक्सरसाइज भी लेके आऊँगी जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बट आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो I enjoyed at the party. I enjoyed at the party. Next sentence is I enjoyed the party. देखो दोनों sentences में किसका यूज़ हुआ है? वर्ड का, और वो वर्ड है enjoyed। अगर आप इस दोनों सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको थोड़ा तो लग ही रहा होगा कि यार करेक्ट कौन सा है। आई enjoyed at the party करेक्ट है या आई enjoyed the party करेक्ट है? सो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इससे ऐसे बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब या प्रेपोजिशन होती है, या और ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आई तो सब्जेक्टिव केस है क्योंकि इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इंजॉयड क्या है? जिसके साथ ईडी लगता है वो वर्ब बन जाती है, ठीक है। वैसे भी ये वर्ब ही है। द पार्टी, आई इंजॉयड, मैंने क्या इंजॉय किया? मैंने पार्टी में इंजॉय किया। आई इंजॉयड, मैंने पार्टी इंजॉय की, तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके पास अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है और वर्ब को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट भी है। सो इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। बट अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखती हूँ ऊपर वाला, तो इसमें लिखा है आई इज़ सब्जेक्टिव केस, इंजॉयड इज़ वर्ब, एट इज़ प्रपोजिशन, द पार्टी इज़ ऑब्जेक्टिव केस। सो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को अगर कंप्लीट होना होता है तो उसको सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब या तो प्रपोजिशन और फिर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने बोला कि वर्ब चाहिए या तो प्रेपोजिशन चाहिए, बट मैंने ऐसा नहीं बोला था कि वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों साथ साथ में चाहिए। आई इंजॉयड एट दी पार्टी। सो ये जो सेंटेंस है जहाँ पे वर्ब इंजॉयड और एट प्रेपोजिशन साथ साथ आए हैं, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाता है। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए अगर आई है, यहाँ पे इंजॉयड है, तो इंजॉयड को पूरा करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस रिक्वायर्ड था, लेकिन यहाँ पे तो प्रेपोजिशन आ गई। सो यहाँ पे क्या बनना था, आई इंजॉयड। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का तो मी होता है, बट आई इंजॉयड मी एट द पार्टी, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने खुद से इंजॉय किया, मैंने खुद को बहुत इंजॉय किया पार्टी में। तो खुद के लिए क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे आना था आई इंजॉयड माई सेल्फ, ऐसा कर लेते तो आपका ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन जाता। अगर आप इसको अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस लिख लेते तो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन जाना था। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं बोलूँ, देखो क्या होते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इंजॉयड, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। शी एब्सेंटेड herself from the school। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, यहाँ पे भी क्या था, शी सब्जेक्टिव केस, एब्सेंटेड इज वर्ब, हरसेल्फ इज शी का ऑब्जेक्टिव केस, फ्रॉम इज प्रेपोजिशन। ठीक है, द स्कूल। तो यहाँ पे इसको भी अपना ऑब्जेक्टिव केस मिल गया और इनको भी अपना ऑब्जेक्टिव केस मिल गया और ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन गए। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि कुछ आपको जो एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स का यूज़ करना है या उनको याद रखना है, वो वर्ड्स क्या हैं, इंजॉय को याद रखना है, एब्सेंट को याद रखना है और इंट्रोड्यूस को याद करना है। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज हिज वाइफ। ठीक है, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, तो क्या हो गया, इंजॉय, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी तो हमने ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है, बट कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स की नीड नहीं होती है। इसकी भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड मी। ठीक है, अब आप बोलोगे बिहाइंड भी तो प्रेपोजिशन है, मी, शी हिड हरसेल्फ, बट क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं कि कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए होता, और वो क्या हैं, शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड मी, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, शी हिड बिहाइंड मी, दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दी नेगेटिविटी। ठीक है, प्लीज़ कीप, खुद को नेगेटिविटी से बचाओ। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह है, सो खुद को नेगेटिविटी से बचाओ। प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। तो कीप वर्ड भी ऐसा वर्ड होता है जिसको अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, कीप, ड्रेस, हिड। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है, 3 ऐसे वर्ड मैंने आपको दे दिए जिनके साथ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ही लगेगा। वो था एन्जॉय, एब्सेंट एंड इंट्रोड्यूस। और 3 ऐसे वर्ड्स मैंने आपको दे दिए जिनके साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, और वो कैसी वर्ब हैं, कीप, हिड एंड ड्रेस। सो आपको याद रखना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनर्स फेवरेट है। मेरे बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सेंटेंस में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस को याद कैसे करना है। रिलेटिव्स कौन होते हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, रिज़ल्ट कैसा है, रिज़ल्ट कब आएगा, तुम अब क्या कर रहे हो, ठीक है, कैसा तुम्हारा रिज़ल्ट गया, पेपर कैसे चल रहे हैं। सो जो बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं, WH वाले, ठीक है, WH वाले वर्ड्स जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, और दैट को आपने याद रखना है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये बहुत सारी क्वेश्चनिंग इसमें आती है WH वाले
हु, विच, हाउ, whom, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, what and that, ठीक है। सो पहला हम लेते हैं, इसमें भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगी, हु और whom। अब देखिए हु और whom का यूज़ कहाँ पे होता है। हु और whom का यूज़ अगर मैं आपको बताऊं, whom का यूज़ होता है लाइक अगर मैं आपको बताऊं, हु का यूज़ होता है पर्सन्स के लिए, whom का यूज़ होता है एनिमल्स के लिए। लेकिन कैसे एनिमल्स, इसको याद रखना है आपको, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। सो हु का यूज़ होता है जब आप लिविंग की बात करते हो, और whom का यूज़ होता है जब आप पर्सन्स या एनिमल्स की बात करते हो। या आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो कि हु और whom का यूज़ ऐसा होता है, पर्सन्स के लिए भी होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है। बट कैसे एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है। तो दोनों का कंबाइंड यूज़ आप याद रखोगे कि हु और whom का यूज़ होता है पर्सन्स के लिए और एनिमल्स के लिए। बट एनिमल्स कैसे होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके। एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, सपोज़ मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस से बताती हूँ। शी मेट द पर्सन डैश इज़ अ फेमस क्रिकेटर। तो मेरे पास ना दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है हु और दूसरा ऑप्शन है whom, ठीक है। आपको इन्हीं दो ऑप्शंस में से मार्क करना है या फिलर को फिल करना है। शी मेट द पर्सन डैश इज़ अ फेमस क्रिकेटर। अब देखो कुछ तो इसमें यूज़ कर लेंगे कि शी मेट द पर्सन हु इज़ अ फेमस क्रिकेटर, कुछ उसमें whom इज़ अ फेमस क्रिकेटर भी लगा देंगे जिनको ज़्यादा ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। बट मैं आपको ना इसको करने का एक तरीका बताती हूँ जो आपके लिए ग्रामेटिकली और लॉजिकली बहुत करेक्ट है। ऐसा तुक्का फ्लूक हमको नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी आपको लगे कि आपको ये हु और whom वाले फिलर को फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी डैश है, सपोज़ हु या whom यहीं लगेगा ना, तो आप क्या करके देखोगे, इसके बाद वाले सेंटेंस को रीड करोगे, ठीक है। अब इसके बाद के सेंटेंस को रीड करोगे, जैसे इज़ अ फेमस क्रिकेटर, कौन है फेमस क्रिकेटर, तो मैंने ऐसा बोल दिया ही इज़ अ फेमस क्रिकेटर, ठीक है। अगर मैंने बोला ही इज़ अ फेमस क्रिकेटर तो इसकी सेंस बन रही है ना। अब ये सेंस बन रही है तो मुझे ये बताइएगा कि जो ही है वो कौन सा केस है, क्या वो सब्जेक्टिव केस है या वो ऑब्जेक्टिव केस है। सो ही हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, और अगर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे करेक्ट आना था हु। क्लियर। देखिए एक और एग्जाम्पल से करते हैं। दे वेंट टू द मैन डैश आई एडमायर। अब यहाँ पे आएगा हु आई एडमायर या whom आई एडमायर। तो अगर आप 3-4 बार सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा whom आई एडमायर। बट जो ग्रामरियंस, अगर मैं आपको बोलूँ ग्रामेटिकली करेक्ट लॉजिक लगा के आप कैसे देखोगे, आई तो है, आई ऑलरेडी आपका सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ के बाद हमें चेक करना है ना, आई एडमायर किसको, आई सब्जेक्टिव केस, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना था। तो आई के बाद आप किसको एडमायर करते हो, किसी को करते हो ना, आई एडमायर हिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिम आ गया, और हिम कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो फिलर में भी क्या आना था, whom। सो इस ब्लैंक को आप whom से फिल कर दोगे। दे वेंट टू द मैन whom आई एडमायर। नेक्स्ट, वी सॉ देम डैश आई सपोज कैन क्रिएट हिस्ट्री, ठीक है। हमने उनको देखा जिनको हम सोचते हैं कि वो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। आई सपोज कैन क्रिएट हिस्ट्री, कौन करेगा, ठीक है। आई सपोज ही कैन क्रिएट हिस्ट्री, ही कैन क्रिएट हिस्ट्री, ही इज़ अ सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस है तो आप इसको हु कर दोगे। नेक्स्ट, शी वेंट टू द लेडी डैश आई फील कैन क्योर हर इलनेस। who I feel can cure her illness और whom I feel can cure her illness। तो इसको क्या करेंगे, I feel can cure her illness, I feel she can cure her illness। तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि she can cure her illness तो यहाँ पे क्या आना था, who, ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट, अगर आपको ये हु और whom वाला थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको रिपीट करके देखना। आई होप कि जब आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज़ विच। देखिए विच का यूज़ जो होता है वो होता है नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग, जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं और हम एनिमल्स की बात करते हैं। अब इसमें कौन से एनिमल्स आ गए? डोमेस्टिक तो ऑलरेडी हमने हूँ में कवर कर दिए, उसके अलावा जो नॉन डोमेस्टिक होते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स आप कंसीडर करते हो, जिनको आप पालते नहीं हो, जो नॉन डोमेस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सॉ दी बुक। बुक तो एक चीज़ है ना, बुक क्या है? बुक तो कोई चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आनी थी? यहाँ पे जो करेक्ट ग्रामर आनी थी वो आनी थी विच। शी सॉ दी बुक विच यू रोट। आई होप विच तो बहुत ईजी है, विच आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ देखते हैं, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल इज शी सॉ द मैन एंड द लाइन, सॉरी, मैन इज़ अ लिविंग, ठीक है, लाइन भी लिविंग है। मैन तो आपका आ गया लिविंग में, और यहाँ पे दोनों का यूज़ हो गया क्योंकि एंड से कनेक्टेड है। मैन लिविंग आ गया, लाइन एनिमल आ गया, ठीक है, ये आ गए पर्सन्स, ये आ गया एनिमल। बट ये एनिमल कौन सा है? वाइल्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, आपने रूल में पढ़ा कि जब वाइल्ड एनिमल की बात हो रही होगी तो आप विच यूज़ करोगे, बट विच का यूज़ आप लिविंग के साथ, सॉरी, इसके साथ तो कर ही नहीं सकते, आप पर्सन्स के साथ तो कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम ग्रामरियंस को लगा कि अब हम हुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हुम का यूज़ तो हम लिविंग से तो कर देंगे, बट हम सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ करेंगे। विच का यूज़ हम वाइल्ड एनिमल्स के साथ तो कर देंगे, बट हम पर्सन्स के साथ नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा? इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो एक न्यू वर्ड का यूज़ करेंगे, और उस वर्ड का नाम था दैट। सो जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि किसका यूज़ करना है, या आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा दैट ही आता है। ये कुछ 99% ट्रू ही रहता है, सही आंसर रहता है आपका। फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि दैट का यूज़ आप किन वर्ड्स के साथ करते हैं। सो अब अगर हम इसको रीड करेंगे, शी सॉ द मैन एंड द लाइन दैट अपीयर्स इन द न्यूज़ यस्टरडे, तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ ऑल डैश आई कैन डू फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा? ऑल रहा। अब ये आपको पता ही नहीं है, ये तो वही है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी, बस यही कर सकती थी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब तुमको कुछ पता नहीं चल रहा, लिविंग है, एनिमल है, डोमेस्टिक है, वाइल्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा। आपने क्या यहाँ पे लगा दिया? दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ द सेम लेडी, दिस इज़ द सेम लेडी दैट। अब यहाँ पे मैंने दैट का यूज़ क्यों कर दिया? सो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हमने याद रखना है, और उनके साथ हमने दैट का ही यूज़ करना है। फर्स्ट वर्ड तो था ऑल, ठीक है। आपने ऑल देख लिया सेंटेंस में, आपको पता चल गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और कौन सा आएगा? दैट। ऑल देख लिया, सेम देख लिया, सेम, नन देख लिया, ओके, ओनली देख लिया, ठीक है, और सुपरलेटिव्स देख लिए। सुपरलेटिव्स कौन से होते हैं? सुपरलेटिव्स होते हैं जो, सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव जिनको हम बोलते हैं या डिग्रीज बोलते हैं, जो एसटी वाले होते हैं, लाइक मोस्ट, ठीक है, एल्डेस्ट, ठीक है, मोस्ट, बेस्ट, ये सारे, ये जो एसटी वाले होते हैं, दैट इज़ सुपरलेटिव्स। तो आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे आपके पास फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके साथ आंख बंद करके ऑल आंसर ही आप यूज़ कर लेंगे सेंटेंस में। ऑल, सेम, नन, ओनली और कुछ सुपरलेटिव्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। हम हमेशा अटक जाते हैं कि क्या यूज़ करना है, लाइक द टीचर कॉट यू एंड मी। अच्छा मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस है द टीचर कॉट यू एंड मी, जब आप मतलब वीडियो देखोगे तो आप ऐसा रिकॉल करना या सोचना कि जो द टीचर कॉट यू एंड मी, क्या ये पॉजिटिव टोन का सेंटेंस है और नेगेटिव? मतलब जब आप इसको पढ़ रहे हो कि टीचर ने हमें पकड़ लिया, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो टीचर कॉट यू एंड मी जब नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है, या एक और मैं आपको बता देती हूँ, आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक है, नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, सो हमारी प्रोनाउन की जो सीक्वेंस बनती है वो बनती है 1 2 3। अब 1 2 3 क्या हो गया?
वन माने फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यू इज़ सेकेंड पर्सन एंड ही इज़ थर्ड पर्सन। सो ये वाला सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट था। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज ही। आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, ग्रामेटिकली करेक्ट। बट ऊपर वाला सेंटेंस देखो, द टीचर कॉट यू एंड मी। टीचर ने किस किस को पकड़ लिया, किस किस को पकड़ लिया, मुझे और आपको पकड़ लिया। तो अब यहाँ पे यू क्या है, यू क्या है, यू तो आपका सेकेंड पर्सन है, ठीक है, एंड मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ऑब्जेक्टिव केस हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही आना था यहाँ पे, बट ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। बट ग्रामेटिकली अगर हम इसकी ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे क्या आना था, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट पर्सन आना था मी, फिर आना था यू। सो यहाँ पे मी आएगा और यू आएगा। द टीचर कॉट मी एंड यू। आई होप आपको समझ आया। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन बोलता है कि आपको प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करना है। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव टोन दे रहा है, तो सीक्वेंस रहेगी 1 2 3। 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और वो आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग से पता चल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन ही एंड आई। अच्छी बात हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव टोन चल रही है, पॉजिटिव टोन है कि भाई इस मैंगो को डिवाइड कर दो हम दोनों में, ठीक है। ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, ठीक है। ऑलवेज हैव हेल्प द पुअर, अच्छा वर्ड है यार, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव टोन का है सेंटेंस। तो अब जब पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव के लिए तो आपने पढ़ लिया, बट पॉजिटिव टोन के लिए जो सीक्वेंस रहती है दैट इज़ 2 3 1। सो आपको सीक्वेंस याद रखनी है। सीक्वेंस क्या है, 2 3 1। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन ही इज़ थर्ड पर्सन, आई इज़ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, अब सेकंड पर्सन तो है नहीं, थर्ड और वन, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट है। दूसरा है ही यू एंड आई ऑलवेज हैव हेल्प द पुअर। यहाँ पे क्या आनी थी सीक्वेंस, 2 3 1। यहाँ पे थर्ड पर्सन पहले आया है, फिर आया है आपका सेकेंड पर्सन और फिर आया आपका फर्स्ट पर्सन। बट आपका सीक्वेंस क्या बोलता है, सीक्वेंस बोलता है कि यहाँ पे क्या आ जाना था, यहाँ पे आ जाना था आपका कौन सा पर्सन पहले आना था। अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो आपका ही की प्लेस पे यू आना था, यू की प्लेस पे ही आना था, एंड आई की प्लेस पे आई ही रहना था। यू, ही एंड आई, दैट इज़ 2 3 1। सो आपने एक सीक्वेंस 1 2 3 याद रखनी है, दूसरी सीक्वेंस 2 3 1। 1 2 3 सीक्वेंस जो होगी वो आपके 1 2 3 सीक्वेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगी, और 2 3 1 सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है ही एंड आई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यहाँ पे आपने खुद ही किसका यूज़ कर लिया, आपने ही का और आई का यूज़ कर लिया। सो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बोला था कोई भी सेंटेंस का सीक्वेंस होता है सब्जेक्टिव केस, वर्ब और प्रेपोजिशन, देन ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं बिटवीन की बात करूँ, बिटवीन क्या है, बिटवीन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद ही एंड आई लिखा हुआ है। ही तो कैसा केस है, ही कैसा केस है, ही तो सब्जेक्टिव केस है, और आई कैसा केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है। तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सीक्वेंस वाइज तो ठीक है कि दोनों में यहाँ पे क्या आना था, 3 और 1 आना था, बट सीक्वेंस ठीक है, बट ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली क्यों गलत है, यहाँ पे ग्रामेटिकली वैसे भी गलत है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही की जगह क्या आना था, हिम, और आई की प्लेस पे क्या आना था, मी। अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी। ही एंड मी नहीं आना था, हिम एंड मी आना था, क्योंकि बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है, और उसके बाद कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये थर्ड पर्सन है और ये
फर्स्ट पर्सन है, 2 3 1 वाला सीक्वेंस अब फॉलो हुआ है। सो आई होप आपको प्रोनाउन का टॉपिक जो भी मैंने आज आपको करवाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना। इस वीडियो को 2-3 टाइम्स आप स्टडी करना। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोनाउन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंड प्लीज़ like, comment and subscribe the video, share the video. Thank you so much.